प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और सर्कुलेशन चैप्टर के लेक्चर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो एनसीईआरटी बुक में दो तरह के ब्लड ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है। एक है एबीओ ब्लड ग्रुप्स के बारे में और दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में भी पढ़ेंगे कि किन कंडीशंस में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है या फिर ब्लड ले सकता है। और आरएच ब्लड ग्रुप करते हुए उसमें एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में हो सकता है, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। तो ये जो कुछ कंटेंट हमने समराइज किए एनसीईआरटी में, इन्हीं के बारे में हमें आज करना है। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं बुक्स के ऊपर। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपके सामने है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुप को जो डेजिग्नेट किया जाता है, ब्लड ग्रुप को जो डेजिग्नेट किया जाता है वो एंटीजन के बेसिस पर किया जाता है। तो दो कंपोनेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सपोज एक सैंपल है ब्लड का, है ना, ये एक सैंपल है ब्लड का। इस ब्लड में आरबीसी है और ये प्लाज्मा है ना। ये प्लाज्मा है, फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और ये आरबीसी है, ठीक है। तो आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन होता है, एंटीजन को हम एजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडीज। आरबीसी के सरफेस पर क्या है, एंटीजन। तो ब्लड ग्रुपिंग जो की जाती है वो एंटीजन के बेसिस पर की जाती है। जैसे देखो, एंटीजन ए है आरबीसी के सरफेस पर, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। यहाँ पर बी है, जिसमें बी एंटीजन होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। आपने इसमें पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, या हम पढ़ेंगे आगे चल करके जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस का मतलब, जैसे मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं, तो मेंडल ने कहा था कि भाई एक डोमिनेंट जीन होता है और एक रिसेसिव जीन होता है। और डोमिनेंट जीन हमेशा एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव जीन सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। लेकिन मेंडल को ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिले जब दो डिफरेंट जीन एक साथ प्रेजेंट, तो फिर हम क्या करेंगे। यहाँ पर दोनों डोमिनेंट जीन देख रहे हो, तो दो डिफरेंट डोमिनेंट जीन जब एक साथ प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो ए बी ब्लड ग्रुप यदि दोनों है तो इस दोनों इक्वली जीन जो है, दोनों डोमिनेंट जीन इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई किसी पर डोमिनेंस शो नहीं करता, इसलिए इसको ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। और जिस जिस ब्लड ग्रुप के आरबीसी में एंटीजन नहीं होता, नील होता है, उसको ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ओ इज नॉट जीरो, ओ का मतलब है कि उसमें एंटीजन नहीं है। तो हमने क्या देखा कि चार तरह का जो ब्लड ग्रुप है वो हम डेजिग्नेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। इसमें जो एंटीजन होगा उसके बेसिस पर उसका ब्लड ग्रुप हम डेजिग्नेट करेंगे। हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे ए और बी, ये तो सिंबॉलिक है ना, ये तो सिंबल दिया हुआ है कि ए है या बी है या दोनों है। ये ए और बी जो है एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन से कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा शुगर को रिप्रेजेंट करता है, ये हम जेनेटिक्स के क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अ, यदि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है, कैपिटल ए है, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी स्मॉल ए नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल ए, जिसको हम एंटी ए कहते हैं, ये कैपिटल ए का एंटी है। और यदि कैपिटल ए का एंटी है तो ये दोनों साथ साथ कैसे रह सकते हैं। लेकिन एंटी बी, जिसको आप स्मॉल बी से डिजिग्नेट कर सकते हो, तो कैपिटल बी का एंटी है ना, इसका एंटी है, तो इसके साथ रहने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए प्रेजेंट है, उसके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, स्मॉल बी प्रेजेंट होगा, जिसको हम एंटी बी कहते हैं। जिसके ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट है, उसमें स्मॉल बी नहीं हो सकता, क्योंकि स्मॉल बी
कैपिटल बी का क्या है, एंटी है, इसलिए उसके ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, बी प्रेजेंट होगा, ए प्रेजेंट होगा, क्योंकि ए का एंटी है, बी का एंटी नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि भाई दोनों एंटीजन है, ए भी एंटीजन है और बी भी एंटीजन है। यदि यहाँ पर स्मॉल ए होता तो ए के साथ लड़ाई होती उसकी, स्मॉल बी होता तो बी के साथ लड़ाई होती। तो ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नील है। और ओ में क्योंकि एंटीजन नहीं होता तो दोनों एंटीबॉडी हो सकती है। किससे लड़ाई होगी, लड़ाई तो एंटीजन और एंटीबॉडी की होती है ना, एंटीजन यहाँ पर है ही नहीं। तो ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन में स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। तो दो कॉलम हमने समझ लिया, ये कॉलम समझ लिया, ये कॉलम समझ लिया। आपसे पूछा जाए कि भाई ए बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन क्या है, तो आंसर होगा ए बी, एंटीबॉडी क्या है तो नील। ओ ब्लड ग्रुप है, एंटीजन क्या है, नील, एंटीबॉडी दोनों, क्यों, क्योंकि दोनों एंटीबॉडी इसलिए हैं क्योंकि एंटीजन है ही नहीं, तो किसके साथ फाइट करे। अब एक और कॉलम है डोनर्स ब्लड ग्रुप, कि ए ब्लड ग्रुप के पर्सन को कौन कौन ब्लड दे सकता है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वैसे तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफ्यूजन माना जाता है सेम टू सेम। जैसे एक ग्रुप के बंदे को ब्लड चाहिए तो उसे ए का ही ब्लड देना चाहिए, बी को चाहिए तो बी का ही देना चाहिए, लेकिन हमेशा ब्लड बैंक में अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उसको एक रूल के तहत उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो रूल क्या देखना चाहिए, या जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। रूल ये कहता है कि डोनर का जो ब्लड दे रहे हैं उसका एंटीजन देखना चाहिए, और रिसिपिएंट का, ठीक है, रिसिपिएंट का एंटीबॉडी देखना चाहिए। एकदम ध्यान से समझना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। डोनर का हमें देखना चाहिए एंटीजन, और रिसिपिएंट का क्या देखना चाहिए, एंटीबॉडी देखना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ए को तो ए दे ही सकते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखो कि ओ ए को क्यों दे सकता, ओ में कोई एंटीजन नहीं है, नहीं, ओ में कोई एंटीजन नहीं है, और देने वाले का हम क्या देखते हैं, डोनर का क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं। ए के पास कौन सी एंटीबॉडी है, स्मॉल बी एंटीबॉडी है। तो ओ ब्लड जब इसमें जाएगा तो कोई रिएक्शन होगा क्या, क्योंकि रिएक्शन होगा डोनर के एंटीजन से और रिसिपिएंट के एंटीबॉडी से। रिसिपिएंट में एंटीबॉडी तो है लेकिन जो ब्लड जा रहा है उसमें एंटीजन है नहीं, इसलिए ओ ए को ब्लड दे सकता है। सेम इज ट्रू विथ दिस वन, कि बी और बी तो सेम ही है ना, वो इसलिए दे सकता है, वो तो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो तो किसी को भी ब्लड दे सकता है। देखो चारों कॉलम में ओ है, तो इसलिए ओ सबको ब्लड दे सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, नहीं है तो वो किसी को भी ब्लड देगा। देने वाले का हमेशा एंटीजन देखते हैं, लेने वाले का एंटीबॉडी देखते हैं। अब ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। देखो ये सबसे ब्लड ले रहा है, रिसिपिएंट का हम क्या देखते हैं, अभी क्या बोला था, रिसिपिएंट का हम क्या देखते हैं, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी इसमें नील है तो कोई भी ब्लड इसको दे दो। ओ ब्लड ग्रुप, यहाँ पर देखो ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप दे तो सबको सकता है, देखो चारों कॉलम है ना, दे सबको सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ किससे, ओ से ही लेगा। क्यों, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, वो दूसरे से नहीं ले सकता ब्लड। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि डोनर का हमें एंटीजन देखना है, रेसिपिएंट का क्या देखना है, एंटीबॉडी देखना चाहिए। तो यदि डोनर के ब्लड में एंटीजन है, सपोज ए एंटीजन है, तो जिसको हम दे रहे हैं उसके पास छोटा वाला ए नहीं होना चाहिए। और छोटा वाला ए किसके पास होता है, छोटा वाला ए हो सकता है, होता है बी के पास, बी ब्लड ग्रुप के पास। तो ए को बी, ए ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन हम बी में नहीं कर सकते क्योंकि बी के पास छोटा वाला ए है। तो कैपिटल ए और छोटा वाला ए आपस में क्या होगा, लड़ाई कर लेगा, है ना, क्योंकि स्मॉल ए किसका एंटी है, कैपिटल ए का एंटी है। स्मॉल बी किसका एंटी है, कि स्मॉल बी किसका एंटी है, कैपिटल बी का एंटी है। तो जिसके पास स्मॉल बी होगा उसको बी ग्रुप आप नहीं दे सकते, है ना, लेकिन ए देने में क्या प्रॉब्लम, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन इस रूल के
तहत किया जाता है। तो वो ब्लड को यूनिवर्सल डोनर और AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ये AB ब्लड ग्रुप के बारे में एक लाइन और एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो कि जो इंडिया में ब्लड ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा B ग्रुप है, मैं ऐसे बना दूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर O है, तीसरे नंबर पर A है और सबसे कम जो है AB ब्लड ग्रुप है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ब्लड ग्रुप का। इंडिया में सबसे, वैसे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा O होता है, लेकिन इंडिया में O वाले लोग सबसे बी वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, दूसरे नंबर पर O है, उसके बाद A है और सबसे कम AB ब्लड ग्रुप है। ये तो हो गया AB ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। अब आते हैं RH ब्लड ग्रुप के बारे में। RH ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी एक मंकी में हुई थी, रीसस जीनस है और मकाका स्पीसीज, ठीक है। तो रीसस मकाका मंकी में ये पहली बार डिस्कवर हुआ था, मंकी में डिस्कवर हुआ था। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल है। तो इसलिए इसका नाम RH रख दिया गया, क्योंकि RH फ्रॉम रीसस। आजकल RH एंटीजन को डी एंटीजन भी बोला जाता है, डी एंटीजन भी बोला जाता है, ठीक है। बाद में देखा गया कि ये जो RH एंटीजन है, जो पहली बार डिस्कवर हुआ था किसमें, RH मंकी में, वो ह्यूमन पॉपुलेशन में भी पाया जाता है। लेकिन इसका जो प्रेजेंस है ह्यूमन पॉपुलेशन में वो यूनिवर्सल नहीं है। सब में, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। तो बुक में क्या लिखा है कि बुक में लिखा है कि ये करीब करीब 80% लोगों में मिलता है, ठीक है। RH एंटीजन जो है वो 80% लोगों में मिलता है। तो 80% लोग को हम क्या कहेंगे, RH। ये देखो ये लिखा है ना, नियरली 80% पर्सन में ये प्रेजेंट होता है। तो 80% पर्सन इंडिया में क्या है, RH पॉजिटिव, 80% पर्सन पॉजिटिव है। और बाकी जिसमें RH एंटीजन नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, RH नेगेटिव कहेंगे। तो RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव में फर्क किसका है, एंटीजन का फर्क है। जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको RH पॉजिटिव कहेंगे और जिसमें RH एंटीजन नहीं होता उसको RH नेगेटिव कहेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, तो हमारे ब्लड में A एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी है। यदि मेरा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है तो A एंटीजन तो है लेकिन RH एंटीजन नहीं है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन है वो RH के प्रेजेंस एंड एब्सेंस को सिग्निफाई करता है। तो एक बात तो आपके समझ में आ गया कि RH एंटीजन, RH पॉजिटिव पर्सन और RH नेगेटिव पर्सन किस बेसिस पर ये हम डिजिग्नेट करते हैं। अब जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में RH को भी देखा जाता है कि वेदर RH इज प्रेजेंट और एब्सेंट। तो जैसे मान लो कि RH नेगेटिव पर्सन है तो ये कोशिश की जाती है कि RH नेगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव ब्लड नहीं दिया जाए, क्योंकि RH पॉजिटिव ब्लड यदि RH नेगेटिव पर्सन में दिया जाएगा तो RH के अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, नहीं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है ना, एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। तो ये चीज अवॉइड किया जाता है कि RH नेगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव ब्लड का ट्रांसफ्यूजन ना हो, क्योंकि RH नेगेटिव पर्सन में RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए। लेकिन स्पेशल एक यहाँ पर एक केस होता है RH इनकॉम्पिटिबिलिटी का। RH इनकॉम्पिटिबिलिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन ये कंपैटिबल नहीं होते, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कंपैटिबल नहीं होते। और वो कॉम्बिनेशन क्या है कि RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर RH नेगेटिव, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है RH नेगेटिव मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, प्रेगनेंसी के दौरान का केस है ये कि मदर RH नेगेटिव हो और RH नेगेटिव फीटस, RH नेगेटिव मदर ने RH पॉजिटिव फीटस को कंसीव किया है ना, फीटस RH पॉजिटिव है। तो बेटा एक बात ध्यान में रखना कि यदि मदर RH नेगेटिव है तो और उसने RH पॉजिटिव फीटस कंसीव किया है तो RH पॉजिटिव वाला जो जीन है वो मदर से तो आएगा नहीं, वो किससे आएगा, फादर से आएगा, वो फादर से आएगा।
तो यदि आरएस नेगेटिव मदर ने आरएस पॉजिटिव फीटस को कंसीव किया है तो आरएस पॉजिटिव वाले जीन फादर की तरफ से आते हैं। इसलिए कहते हैं कि आरएस नेगेटिव फीमेल की जो मैरिज है वो आरएस पॉजिटिव मेल से नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस केस में फीटस क्या होगा, आरएस पॉजिटिव होगा। यदि आरएस नेगेटिव फीमेल की जो मैरिज है वो आरएस नेगेटिव मेल से हो तो फिर इस तरह की मिसमैचिंग की जरूरत मिसमैचिंग होगी क्या? फीटस भी आरएस नेगेटिव, मदर भी आरएस नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे कि मदर आरएस नेगेटिव है और फीटस आरएस पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो क्या होगा देख, उसके पहले यहाँ पर एक डायग्राम है। सपोज ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस है और ये फीटस मदर ने कंसीव किया हुआ जो कि आरएस पॉजिटिव है। ये प्लासेंटा है जिससे अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि प्लासेंटा जो है वो बैरियर है किसके किसके ब्लड के बीच में, मदर के ब्लड के बीच में और फीटस के ब्लड के बीच में। मदर और फीटस के ब्लड को ये मिक्स नहीं होने देता। लेकिन कई चीजें हैं जिनका एक्सचेंज होता है। जैसे ज्यादातर यूजफुल चीजें मदर से फीटस में जाता है, ज्यादातर हार्मफुल चीजें फीटस से मदर में आता है और मदर की बॉडी से वो एक्सपेल्ड होता है बाहर की तरफ। ऐसे में एक एंटीबॉडी है जिसको हम आईजीजी एंटीबॉडी कहते हैं, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। दिस इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ये अकेला एंटीबॉडी है, छोटी साइज का होता है, काफी मॉलिक्यूलर वेट इनका कम होता है, दैट्स व्हाई इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। तो जो आरएच की एंटीबॉडी है जिसको हम एंटी डी कहते हैं, आरएच की एंटीबॉडी वो बिल्कुल इसी की तरह होता है, आईजीजी की तरह होता है। समझना ये बात, मैं कह रहा हूं कि आईजीजी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा और ये जो एंटी डी होता है ना, आरएच की जो एंटीबॉडी होती है वो आईजीजी की तरह होती है, बिल्कुल स्ट्रक्चरली सिमिलर है, तो इट कैन ऑल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा। लेकिन ये वाला जो केस है जिसको हम आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी कहते हैं, पहले फीटस में यूजुअली ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि देखो फीटस का ब्लड क्या है, आरएस पॉजिटिव है। आरएस पॉजिटिव है तो एंटी डी यहाँ तो होगा नहीं, है ना। आरएस पॉजिटिव ब्लड है, ए के साथ स्मॉल ए होता है क्या? नहीं होता, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पर आरएच एंटीजन के साथ आरएच की एंटीबॉडी नहीं होगी, यही रूल है ये। लेकिन तुम्हें लगेगा कि मदर में तो होना चाहिए, जैसे कि ओ में हमने देखा कि ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो ओ में दोनों एंटीबॉडी होती है, तो यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन याद रखना कि आरएच नेगेटिव पर्सन में, हाँ एकदम एक्सेप्शन याद रखना, ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना, तभी इस बात को तुम समझ पाओगे कि आरएच नेगेटिव पर्सन में ना तो एंटीजन होता है और ना ही एंटीबॉडी होता है। सपोज यदि यहाँ पर एंटी डी होता मदर में, ओ की तरह, जैसे ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो स्मॉल ए स्मॉल बी है, यहाँ पर आर एच एंटीजन नहीं है, डी एंटीजन नहीं है तो एंटी डी होना चाहिए। यदि होता, नहीं होता भाई, मैं कह रहा हूँ कि यदि होता तो एंटी डी क्रॉस कर जाता प्लेसेंटा को, जैसे आईजीजी क्रॉस करता है तो एंटी डी भी क्या होता, क्रॉस कर जाता, और क्रॉस करके फीटस के आरबीसी पर, फीटस का जो आरबीसी है उसी पर होता है ना डी एंटीजन, तो उस पर एंटी डी क्या होता, अटैक करता और आरबीसी क्या होता, बर्स्ट हो जाता। इसी को हीमोलाइसिस कहते हैं। लेकिन आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी यूजुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एंटी बॉडी ना तो यहाँ पर है ना मदर के पास है, तो ये इस फीटस का तो सेफ बर्थ हो जाएगा, इस बच्चे का जन्म तो हो गया सेफली, क्योंकि एंटी डी अभी ना इस साइड है ना इस साइड है। लेकिन जब इस बच्चे का जन्म होता है तो प्लासेंटा तो रप्चर होगा, रप्चर प्लासेंटा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो प्लासेंटा रप्चर होता है और लीकेज हो जाता है ब्लड का। किसके ब्लड का? फीटल ब्लड का। फीटस का ब्लड लीक करके इस साइड आ जाता है। और बेटा फीटस के ब्लड में क्या है? फीटस के ब्लड में डी एंटीजन है ना, तभी तो आरएस पॉजिटिव ब्लड है। तो ये जो डी एंटीजन है व्हेन एंटर्स इनटू मदर्स ब्लड इट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटी डी। यही रूल होता है कि जब डी एंटीजन जाएगा मदर के ब्लड में
लीक करके फीटस वाला, तो मदर की बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, और वो डी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एंटी-डी। अब जो चीज मदर में नहीं था वो बन गया, एंटी-डी बन गया। अब सेकेंड केस में ये मदर फिर से यदि आरएस पॉजिटिव फीटस को कंसीव कर ले, अब तो एंटी-डी बना हुआ है ना, ये एंटी-डी क्रॉस करके इसमें आएगा फीटस के साइड, और फीटस के आरबीसी पर अटैक कर देगा, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन फट जाएगी। इसी को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये जो है ना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, किसका? फीटस। फीटस, फिटालिस मतलब फीटस का एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब फट जाएगा। इसी को हीमोलाइसिस कहते हैं। इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के लिए एक दूसरा नाम भी है HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो आरएस से रिलेटेड जो इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय यूजुअली नहीं होती, सेकेंड प्रेगनेंसी के केस में ये इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी। तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? इसको अवॉइड करने का एक तरीका है, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आरएच नेगेटिव फीमेल की जो मैरिज है वो आरएच नेगेटिव मेल से हो, आरएच पॉजिटिव मेल से ना हो। एक तो ये तरीका है, सबसे अच्छा तरीका यही है। लेकिन कई बार सुटेबल मैच मिलता नहीं, सुटेबल मैच मिलता नहीं, और सुटेबल मैच नहीं मिलता तो मिसमैच मैरिज हो जाती है। तो ऐसे केस में ये लाइन पढ़ना ध्यान से कि दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडी। आरएच की एंटीबॉडी जिसे ये लीक करके एंटीजन आ रहा है ना, तो उसी समय आरएच की एंटीबॉडी यदि इंड्यूस कर दें तो आरएच के एंटीजन को वो क्या करेगा? खत्म कर देगा। ये एक वैक्सीन है एक्चुअली, जिसको रोगम बोलते हैं, रोगम वैक्सीन बोलते हैं, है ना, रोगम, RHO, रोगम वैक्सीन बोलते हैं इसको। ये यदि दे दिया जाए तो फ्यूचर में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये वाला केस हमने पढ़ा कि ऐसे कपल को जहाँ पर कि फीमेल आरएच नेगेटिव है और मेल आरएच पॉजिटिव है, उसको या तो दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और दूसरे बच्चे के बारे में सोचने पर ही ये प्रॉब्लम हो सकती है, या पहले बच्चे के बर्थ के समय ये वाला वैक्सीन जरूर इंड्यूस करना चाहिए फीमेल में, ताकि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के केस को अवॉइड किया जा सके। अब आपको लगेगा यदि हम पलट दें बात को, मान लो कि फीमेल अब क्या है? आरएच पॉजिटिव, और मेल क्या है? आरएच नेगेटिव। ये मेल है, उल्टा कर दिया हमने, और ये फीमेल है, और ये प्लासेंटा से जुड़े हुए, ठीक है। तो पहले केस में तो कुछ होता ही नहीं कि आरएच पॉजिटिव ब्लड है फीमेल का, तो एंटीबॉडी यहाँ पर होगी नहीं, और इसमें भी नहीं होगी। ये हमने बताया था कि एक्सेप्शन है कि आरएच नेगेटिव पर्सन में एंटीबॉडी, ना तो एंटीजन होता है ना एंटीबॉडी होता है, ये एक्सेप्शन है। तो दोनों तरफ एंटीबॉडी नहीं है, पहले बच्चे का जन्म हो जाएगा। पहले बच्चे का जन्म हो गया तो उसके बाद, पहले बच्चे के जन्म के बाद लीकेज किसका होता है? फीटस के ब्लड का लीकेज होता है। तो फीटस का ब्लड लीक करके जाएगा उसमें मदर में, लेकिन जो ब्लड जा रहा है उसमें आरएच एंटीजन है क्या? जब आरएच एंटीजन नहीं है तो डिड इट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ आरएच एंटीबॉडी इनटू द मदर? तो जब बनेगा ही नहीं तो फ्यूचर में सेकंड चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक केस में होता है, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है इसमें कि आरएच की जो इनकॉम्पिटिबिलिटी है वो किस कंडीशन में होती है? आरएच की इनकॉम्पिटिबिलिटी एक ही कंडीशन में होती है, वो कंडीशन है जब मदर आरएच नेगेटिव हो और उसने आरएच फीटस को कंसीव किया हो। आरएच फीटस को कंसीव करने की वजह सिर्फ एक ही है कि फादर क्या है? आरएच पॉजिटिव है। तो बच्चों ऐसा है कि हमने जो ये वाला केस था आरएच इनकॉम्पिटिबिलिटी वाला, जैसा हमने कहा था कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आरएच ग्रुपिंग के बारे में, एबीओ ग्रुपिंग के बारे में, ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न के बारे में, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब अगला जो टॉपिक आएगा हमारा
वो होगा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, और थोड़ा सा पार्ट है लिम्फ के बारे में, उसको भी इसी पार्ट में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बुक में डिटेल में नहीं दी हुई। और मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि यहाँ पर हमारा पर्पस सिर्फ क्या है, यहाँ पर हमारा पर्पस है एनसीईआरटी को कवर करना, इसलिए हमने सीरीज़ का नाम ही दिया है एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव सीरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और चीज़ों को आप समझ पा रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।